1 मार्च 2024 को बॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम लापता लेडीज। दरअसल इस फिल्म की कहानी बहुत ही अजीब और इस कहानी को न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया गया था। दरअसल फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि शादी होती है और शादी के बाद दुल्हन अपने दूल्हे के साथ जा रही थी ससुराल और उन्हें ट्रेन से सफर करना था। एक ऐसी सीट पर जाकर बैठ जाती है दुल्हन जहां पहले से ही एक और दुल्हन बैठी हुई थी। रात का वो सीन होता है। दुल्हन का घूंघट कुछ ज्यादा नीचे था, इसलिए दूल्हा जब अपने स्टेशन पर आकर उतरता है तो उसको ये नहीं पता चलता कि वो अपनी दुल्हन को लेके जा रहा है या किसी और की दुल्हन को लेके जा रहा है। दरअसल गलती से वो किसी और की दुल्हन को लेके पहुंच जाता है और जब घर जाकर घूंघट उठाया जाता है तो पता चलता है कि वो अपनी नहीं बल्कि किसी और की दुल्हन को लेके आया है। उसके बाद फिल्म की कहानी शुरू होती है। दुल्हन को ढूंढने में जिस तरह से मशक्कत करनी पड़ती है तो यही लोगों को बेइंतहा पसंद आती है। पूरी कहानी लोगों की जुबान पर चढ़ जाती है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी में कुछ अजीब ही होता है। दरअसल एक ऐसा व्यक्ति था जो दुल्हन के पास जाता था और सामने बड़ा सा घूंघट होता था और दुल्हन को यही नहीं पता चलता था कि उसके सामने दूल्हा कौन है, वो असली है या नकली है। और इसी तरह से उस दूल्हे ने थोड़ी बहुत नहीं लगभग 250 अलग अलग दुल्हनों के साथ सुहागरात मनाई और जब मौका मिलता था तो उनके जेवर लेके वहां से रफू चक्कर हो जाया करता था। लेकिन एक बार वो पकड़ा जाता है और जब पकड़ा जाता है तब कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेला व्यक्ति आखिरकार इतनी लड़कियों के साथ कैसे सुहागरात मना। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है। राजस्थान प्रदेश का एक जिला है जोधपुर और ये कहानी जोधपुर के एक छोटे से गांव की है। बात कर रहा हूं साल 1985 की। 17 साल की एक लड़की जिसका नाम सविता होता है। दरअसल सविता एक काल्पनिक नाम है। सविता के घर में रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का ये वाक्य था। किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तो बाहर से आवाज लगती है कि मैं मनोज बाड़मेर से आया हूं। अब घर में उसकी सविता की चाची होती है, साथ ही माँ होती है। पिताजी या बाकी जो मर्द लोग थे वो घर में नहीं थे, उस वक्त घर से कहीं बाहर गए हुए थे। दरअसल ये जो बाड़मेर का रहने वाला मनोज है वो इस सविता का पति होता है और सविता की शादी साल 1981 में हो जाती है। लेकिन शादी जरूर हो जाती है, उसका गोना नहीं होता। वो एक ऐसा दौर था जब नाबालिग लड़कियों की शादी हो जाया करती थी और कई साल के बाद गोना होता था। जब तक गोना नहीं होता था तब तक दुल्हन अपने ससुराल नहीं जाती थी। इसलिए मनोज ने कहा कि मैं कहीं बाहर से आ रहा था, थोड़ी रात हो गई, इसलिए अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं घर में आ सकता हूं। अब जमाई राजा थे तो कौन क्या मना कर सकता था। अब सविता तो खुश हो जाती है कि उसका दूल्हा घर पे आया हुआ है और जो चाची है और माँ है वो एकदम से तैयारी में जुट जाती हैं कि जमाई राजा आए, इनके लिए कुछ खातिर तवाजे की जाए। अब जैसे ही खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, खाना आता है। खाना आने के बाद सविता खुद लेके आ रही थी और बहुत ज्यादा चहचहा रही थी, खिलखिला रही थी। तभी जमाई राजा यानी कि मनोज ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो पूरी दुल्हन की तरह सज सवर के आना, उसके अलावा मत आना। जैसे ही सविता ने यह बात सुनी, अपनी माँ से जाकर बताया कि माँ वो ऐसे से बोल रहे हैं। तो माँ ने जैसे सुना, क्या दिक्कत है, गौना होकर वैसे भी तुम्हें ससुराल जाना है, अगर तुम्हें बुला रहे हैं तो तैयार होके दुल्हन की तरह चले जाओ, इसमें कोई ऐतराज नहीं। अब सविता पूरी तैयार होकर सज धज कर बिल्कुल दुल्हन की तरह, वो पूरे जेवरात वगैरह जो भी उसे अपना साज श्रृंगार करना था उस हिसाब से साज श्रृंगार करके पहुंच जाती है अपने ये सुहागरात की सेज पर। और वहां पर पहले से इंतजार कर रहा था उसका पति मनोज। वो जान जाते हैं, दोनों बातचीत करते हैं और कम से कम कई घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद जो उसके जेवरात थे, उसके जो कपड़े थे, वो उतार कर वो एक तरफ रख दिए जाते हैं। वो आराम से उसके साथ सुहागरात मनाता है। सुहागरात मनाने के बाद जब दुल्हन आराम से सो जाती है और सोने के बाद सुबह के लगभग 3 या 4 बजे के आसपास मौका पाते ही वो चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन साथ में अपने जेवरात भी ले जाता है। जब बात जेवरात उतर रहे थे उसने कहा कि ये थोड़े पुराने से हो गए, ठीक है इन्हें मुझे दे दो और मैं इन्हें थोड़ा ठीक करवा के ले आऊंगा। दुल्हन भी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी जिंदगी की ये पहली ऐसी रात थी जब उसने अपने पति के साथ रात बिताई थी। वो चला जाता है। उसके बाद उसके जो घर परिवार के बाकी लोग थे वो 1-2 दिन के बाद वापस लौट कर आते हैं और ये बात आई गई जैसे हो जाती है। घर वालों को बताया जाता है कि बाड़मेर से मनोज आए थे और इस तरह से वो रुके थे। जब ये घर वालों के लिए भी कोई नई बात नहीं थी, बहुत आराम से बात, क्योंकि एक जमाई अगर अपने ससुराल में आकर रुका है, अपनी दुल्हन के पास रुका है, तो इसमें कोई अपराध तो बनता नहीं है। लेकिन 1 महीने बीत जाता है और 1 महीने बीतने के बाद जमाई राजा फिर से आ जाते हैं और जैसे जमाई राजा आते हैं तो उस वक्त सविता के जो पिता हैं वो घर पे ही मौजूद थे। सविता के पिता ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी कि घर के जमाई राजा आए हैं और देखो जरा खाने पीने का इंतजाम करो। अब घर में जो भी जो महिलाएं थी, जिनकी सविता की माँ हो या चाची हो या और सदस्य हो, अब जमाई राजा की खाने पीने का इंतजाम करने लगते हैं। जमाई राजा को रात को रुकना था और रुकना था अपनी दुल्हन के साथ। जैसे ही जमाई राजा जागते हैं अपने दुल्हन के पास जाते हैं और वो जैसे ही दुल्हन का
घूंघट उठाकर देखते हैं। घूंघट उठाकर देखने के बाद अब दुल्हन ने जो दूल्हे की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये वो मनोज नहीं था जो 1 महीने पहले आया था, यानी कि जो उसके साथ स्वागत मना के चला गया है, जो उसकी जो ज्वेलरी थी, जेवरात थे, वो उसे लेके चला गया है। अब इस बात को देखने के बाद उसे चक्कर आ जाते हैं। चक्कर आने के बाद वो बेहोश हो जाती है, और जैसे ही बेहोश होती है तो घर वाले भी मौके पर आते हैं। और जब मौके पर आते हैं तो इस बीच में देखा जाता है कि ये जो मनोज है वो मनोज नहीं है। लड़की अपनी माँ से बताती है, और माँ और चाची जब दोनों से पूरी कहानी बयां करती है तो माँ और चाची कहती हैं कि इस बात की किसी को भनक ना लग जाए, अगर भनक लगी तो तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी, ये व्यक्ति तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा। अब जैसे ये बात आती है तो मनोज जी पूछता है, तो कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाने के बाद कि इसकी तबीयत खराब हो गई या फिर कुछ भी ऐसा बहाना करने के बाद मामले को यहीं दबा दिया जाता है। लेकिन जब पूरे परिवार में ये बात फैल जाती है तो परिवार के लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार वो व्यक्ति था कौन जो घर में आता है, जमाई राजा बन के रुकता है और लड़की के साथ सुहागरात माना कर भी चला जाता है। तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि किसी न किसी गांव में इस तरह की वारदात हो रही थी, और कोई व्यक्ति था जो लगातार रिसर्च करता था कि घर में मर्द हैं कि नहीं हैं, कोई बाहर तो अगर बाहर चले गए हैं। कुछ ऐसी लड़कियों की वो तलाश करता था जिसमें क्या लड़की की शादी जरूर हो गई थी लेकिन उसका गोना नहीं हुआ था, वो अपने ससुराल में नहीं गई थी विदा होकर। वो ऐसे ही घरों की तलाश करता था। अब चाहे जोधपुर हो या बाड़मेर, अलग अलग जगहों के, अलग अलग गांव के ऐसे घरों को चिन्हित करता था और वहां जाता था। रात को ऐसे वक्त में जाता था जिससे कि घर वाले मना न कर सकें। साथ ही महिलाओं के जो घूंघट होते हैं, राजस्थान के एक प्रथा है कि वो अपने घूंघट को बहुत थोड़ा नीचे करके रखते हैं, तो महिलाएं कई बार पहचान भी नहीं पाती हैं। शादी होती भी होगी तो ऐसे वक्त में जब घूंघट नीचे होगा तो वो अपने दूल्हे को देख भी नहीं पाती होंगी। ये दौर वो दौर था जब ना मोबाइल था, ना ठीक से टेलीविजन ने अपने कदम रखे थे दुनिया के अंदर, ना ही ये अन्य जो प्रिंट मीडिया के साधन थे उसमें थे। साथ ही फोटोग्राफी भी बहुत लिमिटेड लोगों की खींच पाते थे, क्योंकि बात 1985, 86, 87 की चल रही है। और इस तरह से लगातार जमाई जो था वो चोर बन के जाता था, सुहागरात मनाता था, और मनाने के बाद वहां से सारा सामान समेटता था और चुपचाप आराम से निकल आता था, और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती थी। जब वो लड़की अपने असली दूल्हे को देखती थी तब जाके पता चलता था कि उसके साथ सुहागरात कोई और मना के चला गया, और उसके जो पैसे थे या उसके ज्वेलरी थी उसको भी वो लेके चला गया। इस तरह से जो ये लगातार चल रहा था, और ऐसे चलते चलते कुछ वक्त बीत जाता है। और ये बात है 24 अगस्त साल 1988 की, और बाड़मेर जिले का एक थाना लगता है चौहट्टन, उसी का ही एक गांव लगता है। रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, और एक घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। और जैसे ही दरवाजा खटखटाया गया तो इस बीच में जो आवाज लगती है कि कौन, कि मैं आपका जमाई। जब जमाई वाली बात आती है तो वो घर से दरवाजा खुल जाता है, और खुलने के बाद वो आराम से बैठता है। उसके लिए कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम होता है, क्योंकि वो दौर ऐसा भी था कि बिजली के कदम भी हर गांव में नहीं पहुंचे थे। ज्यादातर शहरों में ही बिजली हुआ करती थी, और इसलिए जब रात में पहुंचता था तो अंधेरे में, और महिलाएं वैसे भी पहचान नहीं पाती थी। कुल मिलाकर जैसे ही उसके घर के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम किया जाता है और जो जमाई राजा के लिए व्यवस्था की जाती है, घर का जो मर्द था, मर्द पहचान लेता है कि ये तो हमारा घर का जमाई राजा है नहीं, ये तो कोई और व्यक्ति है। 24 अगस्त 1988 को उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, और पकड़ के उसके साथ मारपीट की जाती है। उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। जब उसको खूब पीटा जाता है, उससे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है कि साहब मेरा नाम जियाराम जाट है, और वो लिम्बन कोट का रहने वाला है। अब यहां से पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, और मौके पर आने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद जब हवालात में ले जाने के बाद उसके खिलाफ सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह होती है कि इस तरह के मामले जरूर हो रहे थे, लेकिन कोई भी अपनी बेटी के साथ जो हुआ क्रूर मामला हुआ था, एक तरह से कह सकते हैं कि रेप ही हुआ था। थाने में जो मामले जा रहे थे और जो जा रहे थे उसमें वो रेप नहीं लिखवाते थे, बल्कि इसमें चोरी लिखवाते थे। उन्हें डर लगता था कि ऐसा ना हो कि अगर हम रेप के मामले लिखवाएंगे तो हमारी बेटी को कोई अपनाएगा नहीं। चौहट्टन थाने में 4 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, और बाड़मेर कोतवाली में 3 मुकदमे दर्ज हुए थे। समदड़ी, धोरी मन्ना, जोधपुर के सरदारपुरा, गुड़ा मालानी और बीजराड़, इस ऐसे थानों में लगभग एक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। कुल मिला के इस तरह से 19 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके थे, और 19 मुकदमों में ज्यादातर चोरी के ही मामले दर्ज हुए थे कि रात में चोर आया और हमारी बेटी के सारे जेवरात लेके चला गया। लेकिन ये नहीं बताते कि उन्होंने उसके साथ सुहागरात मनाई, उसके साथ तैयार होकर बैठ गई थी, और उसने इस तरह से काम किया। लेकिन जब पुलिस ने इस जियाराम जाट से पूछा तो जियाराम जाट ने जो लोगों के सामने, पुलिस के सामने सच बताया, उसको सुनने के बाद पुलिस भी बहुत चक्की रह जाती है।
19 मुकदमे दर्ज हुए थे और उसने 250 से ज्यादा ऐसी सौगात मनाने की बात स्वीकार कर ली। उसने पूरी कहानी बयां की कि किस तरह से घर में दस्तक देता था और ये पहले ही रिसर्च किया करता था कि घर में जब मर्द नहीं होते थे, जब औरतें होती थी, जब वो लंबे घूंघट के सामने वो पहुंचेंगी तो वो अपने दामाद को पहचान ही नहीं पाती थी। और जो दुल्हन जो होती थी वो पहले से इतनी शर्मीली होती थी कि वो सौगात के स्टेज पर वो ना कोई विरोध था ना कोई ऐतराज था और वो आराम से अपने पति के जैसे साथ रहते हैं वैसे ही अपना करती थी। लेकिन जब जयराम जाट ने ये पूरी कहानी बयां की कि 250 से ज्यादा लड़कियों के साथ उनको तैयार करा के उनके साथ स्वागत मना के इस तरह से काम कर चुका है, तो इस कहानी की जब गूंज उस वक्त लोगों के मुंह से माउथ एडवर्टीजमेंट जिससे होता है कि एक दूसरे से बात कही होती है वो दूर तक फैल जाती है, तब लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और तब लोगों ने कहा कि हमारे घर पर भी आया था, हमारे घर पर भी आया था, इस तरह से। लेकिन फिर भी मुकदमे जो रहे थे वो 19 ही रह पाते हैं। अब पुलिस, क्योंकि पुलिस की जो तहरीर मिलती है पुलिस उस हिसाब से काम करती है। चोरी के मुकदमे दर्ज होते थे और तो चोरी के मुकदमे दर्ज होने के बाद जब ये पकड़ा जाता है तो पकड़ने के बाद में भी ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था और इस तरह से चुपके से जाता था किसी के भी यहाँ, और जाने के बाद ये घटना को अंजाम देकर अपना वहां से ज्वेलरी वगैरह लेकर निकल जाया करता था। और इस पर जब मुकदमे चलते हैं तो वो ज्यादा दिन जेल में टिक नहीं पाता था, क्योंकि चोरी के मुकदमे में जो पुलिस लगाती थी वो सामान्य ही धाराओं में मुकदमा होता था और ये ऐसे चलता रहता है। कुल मिलाकर साल 2016 आता है और साल 2016 में बाड़मेर जिले का ही एक खारिया खुर्द एक जगह लगती है, उसी के सरहद पर एक लाश मिलती है। पुलिस को यह सूचना मिलती है कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने जब उस व्यक्ति को की लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो पता चलता है कि उसके जो फेफड़े थे वो खराब हो गए थे, पूरी तरह से गल चुके थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जब उसकी शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये तो वही व्यक्ति था जिसने 250 से ज्यादा लड़कियों के साथ सुहागरात मनाई थी और उनकी ज्वेलरी को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है।